हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिक्खू और ये आपका थर्मोडाइनमिक वन का चैप्टर हम सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका थर्मोडाइनमिक वन का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक हमने स्टडी किया था, लेकिन आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं लॉज ऑफ परफेक्ट गैस, क्योंकि जो भी हमारा थर्मोडाइनमिक सिस्टम है वो लिक्विड और फ्लूइड के ऊपर चलता है। तो इसमें हमें सिंपल एयर नहीं चाहिए, हमें गैसेस चाहिए, परफेक्ट गैस जो पूरी की पूरी ड्राई हो। तो वो परफेक्ट गैस हमें अपने इंजन में जहाँ पर हमने पावर डेवलप करनी है वहाँ पर जाए। तो आज हम उनके जो लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा भी हमें कौन सी गैस, कैसे कंप्रेशन सिस्टम बनता है, कैसे हम उसको इंजन में यूज़ करते हैं, अपने थर्मोडाइनमिक सिस्टम में यूज़ करते हैं गैस को। तो वो हमें आज इसमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ गैस। गैस की डेफिनेशन क्या है? द गैस इज द टर्म अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच द एवेपोरेशन फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट। गैस किसे बोलेंगे आप? गैस वो एक हमारा सब्सटेंस है, वो हमारी एक सब्सटेंस की स्टेट है जो पूरी तरह एवेपोरेट हो चुके लिक्विड से बनती है। जैसे हम किसी लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट कर दें तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम उसे और हीट करें तो उसके जो वेट पार्टिकल है स्टीम के, जो सस्पेंड हो रहे हैं स्टीम में, क्योंकि स्टीम थोड़ी वेटी होती है, तो वेट पार्टिकल भी उसमें ख़त्म कर दें। मतलब एक प्योर फॉर्म हमारे पास एक गैस की आ जाए, प्योर एक फ्लूइड हमारे पास आ जाए, तो वो हमारा है गैस। सब्सटेंस हमारे पास कौन कौन से? लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर एंड हाइड्रोजन एट्सेट्रा। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे पास गैस है, लेकिन हमने इसको फर्दर हीट करना है, इसको जो इसकी जो वेटनेस उसे और ख़त्म करना है। तो हमें मतलब प्योर ड्राई फॉर्म में चाहिए, एवेपोरेट कर देना हमने उससे पूरा जो लिक्विड है, तो वो हमारे पास है गैस। मे बी रिगार्डेड एज गैस विद इन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स। तो इनमें तो ये हमें कब प्राप्त होगी? हमारे पास एक खास टेम्परेचर लिमिट्स आएंगी जिससे हमें ये परफेक्ट गैस है जो प्राप्त हो जाएगी। परफेक्ट गैस लॉ। ए परफेक्ट गैस और एन आइडियल गैस इज़ वन विच स्ट्रिक्टली ओबे ऑल द गैस लॉज। तो गैस लॉ कौन से? हमारे बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ, जॉल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे लुसेस लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो नो गैस नोन एज परफेक्ट, कोई भी गैस परफेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, नो गैस स्ट्रिक्टली ओबे ऑल the gas laws but within the temperature limits of the applied thermodynamic many gases like nitrogen, oxygen, hydrogen and even air may be regarded as perfect gas। लेकिन some temperature limits की रेंज के बीच में ये हमें प्रॉपर ये आइडियल गैस हमें प्राप्त हो जाती है। दीज आर नोन एज रियल गैसेस। इस आइडियल गैस को हम रियल गैस भी बोल सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस लॉज। इन दिस लॉ ऑफ द परफेक्ट गैस द फॉलोइंग थ्री वेरिएबल्स कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। तो कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास बेसिक है? एक तो प्रेशर है, तो एक वॉल्यूम है और एक टेम्परेचर है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप अपने पास एक कॉपी और पेन रखिए, तो फिर आपको ये लेक्चर है जो आगे वाले या ये 4th 5th जो भी लेक्चर आएंगे तो आपको आसानी से समझ आएंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो डेरिवेशन आपको तभी समझ आ सकती है अगर मेरे लेक्चर बोलने के साथ साथ आप उस पॉइंट को नोट कर रहे हो। तो अगर आप नोट करके उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको आसानी से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए भी आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं गैस के। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रेशर, P, जिसको हम P से डोनेट करते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो सेकंड आपके पास है दी वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस। वॉल्यूम, कोई गैस है किसी कंटेनर में स्टोर है तो वो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेगी, तो वो उसका वॉल्यूम आ गया। तो थर्ड है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका है? हमारे जो गैस पार्टिकल है उसका टेम्परेचर। If any two of the above variable of a given mass of the gas are known, then the third can be calculated। अगर हमारे पास इन 3 में से कोई 2 वेरिएबल हमारे पास है तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए तीनों ही। किसी परफेक्ट गैस को वर्किंग में लाने के लिए हमें तीनों वेरिएबल चाहिए, लेकिन तीनों मिलेंगे कहाँ से? अगर हमारे पास पहले से 2 है। इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट दीज लॉज डोंट अप्लाई टू वेपर्स। एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो हमारे परफेक्ट गैस लॉज है तो वो किसी भी जो हमारे वेपर्स हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होते। ठीक है, ये सिर्फ लागू होते हैं सिर्फ गैसेस के ऊपर।
तो सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ, आप नोट कीजिए। सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। इट स्टेट्स दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स एब्सोल्यूट प्रेशर। जो बॉयल्स लॉ है हमें बताता है भी अगर हम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो जो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वो इनवर्सली वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। टेम्परेचर कांस्टेंट है 50 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम मान के चलो हमारे पास है कोई भी ले लो 3 मीटर की क्यूब ले लो, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। बेसिक सा फंडा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, कंटेनर जो है खुला हो रहा है तो प्रेशर कम होगा ही होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। P हमारे पास है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन गैस और V है वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट प्रेशर P। तो फार्मूला क्या आएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और P को हम V की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और P क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले हमने, तो P हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है टेम्परेचर, उसको हम जो भी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में आएगी वो लेकर चलेंगे, जहाँ हम इसको 1 लेकर चलेंगे। तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो हमें दर्शाता है हमारा बॉयल्स लॉ। इन अदर वर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट वेयर देयर इज़ नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर। हमने पहले ही बात की है भी हमारा जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। फिगर 2.1 shows the hyperbolic और आइसोथर्मल कर्व। हाइपरबॉलिक और आइसोथर्मल कर्व इसने शो की है। इस कर्व्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। एट पॉइंट 1, इफ़ ए गैस इनिशियली एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1, प्रेशर हमारा P1 था और वॉल्यूम हमारा था V1। तो डायग्राम में आप देखिए वॉल्यूम को हमने शो किया गया है हमारे एक लाइन के साथ, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन से हमने शो किया गया है हमारे प्रेशर को। तो इज एक्सप्रेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर सच दैट इट्स न्यू प्रेशर एंड वॉल्यूम एट पॉइंट 2 आर P2 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे हमारा प्रेशर, हमने प्रेशर कम कर दिया, P1 से P2 तक आ गए, प्रेशर डाउन हो गया और वॉल्यूम V1 से V2 तक चला गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमारा जो प्रेशर P1 पे है और वॉल्यूम V1 पे है, ठीक है, और प्रेशर P2 पे है और वॉल्यूम V2 पे, दोनों इक्वल है, क्योंकि उसकी रीडिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम प्रोपोर्शन में मूव कर रहा है, तो रीडिंग के अकॉर्डिंग वो सेम आएगा, अकॉर्डिंग टू हमारे ये बॉयल्स लॉ हमें कह रहा है। तो देयर इज़ नो नोन गैस विच ओबे बॉयल्स लॉ परफेक्टली। तो कोई भी गैस हमारे पास ऐसी नहीं है जो बॉयल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करे। दिस इज़ ऑलवेज द डेविएशन अप टू 3% दैट कैन बी ओवरलॉक्ड इन केस ऑफ एयर, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन, एयर और नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगी, उसमें भी 3% की डेविएशन रहेगी एक्सेप्ट एट वेरी लो टेम्परेचर और एट वेरी हाई प्रेशर। तो नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ, हमारा सेकंड लॉ है ये। तो फर्स्ट लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था और हमारा वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो इसमें हमारे पास क्या है, इट स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फार्मूले में हमने शो किया गया ऐसे V डायरेक्टली T, तो T और V को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और T हमारी जो हम लेफ्ट साइड पे ले आए, तो V/T बन गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डायग्राम है हमारे पास 2.2a शोज एट पॉइंट 1 इट हैज़ ए वॉल्यूम V1 एंड एट इनिशियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डायग्राम। तो वॉल्यूम फिगर 2.2 है हमारे पास, वॉल्यूम V1 और V2, प्रेशर P1 P2 इक्वल है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। जहाँ पर वॉल्यूम V1 है वहाँ पर टेम्परेचर T1 है। तो उसी तरह हमारे पास है
and if at the same absolute pressure its volume is changed to V2 such that its new absolute temperature is T2, तो टेम्परेचर फिर डायरेक्टली चेंज हो गया, तो वो आ गया हमारे पास T2। तो देन हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो जब आप इसको साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे तो आपको ये डेरिवेशन ऐसे समझ आती जाएगी। तो वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज शोन इन फिगर 2.2b। तो 2.2b में हम देखते हैं वॉल्यूम को अभी हमने रिप्रेजेंट किया है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्टिकल लाइन के साथ, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लेट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस बी वी नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वी टी एट T डिग्री सेल्सियस। जब हमारा वॉल्यूम V 0 है, 0 पॉइंट पे O पॉइंट पे है, तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और एट T1 अगर हमने वॉल्यूम T पर ले आए और हमारे पास टेम्परेचर की कुछ रीडिंग आ जाएगी, इफ़ T इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस देन VT इज इक्वल टू 0। तो हम डायग्राम में देख रहे हैं 0 पॉइंट पे हमारे पास 0 वॉल्यूम है और टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। इट कंसिडर टू बी दी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ 0। तो ये ही एक लोएस्ट टेम्परेचर है, यहाँ पर हमारे जो गैस की वॉल्यूम 0 रहेगी। अगर हम इससे और नीचे जाएंगे तो वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट 0। इसे हम एब्सोल्यूट 0 बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वैक्यूम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई गैस नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर है। हैंस द चार्लेस लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एनी परफेक्ट गैस चेंज इन इट्स वॉल्यूम बाई 1/273 of its original volume at 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये हमें चार्लेस लॉ यहाँ से बताता है, यहाँ से हमें दर्शाता है भी जो हमारी वॉल्यूम है हम रिप्रेजेंट करेंगे 1.273 1/273 हिस्सा है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर हम उसमें 1 डिग्री चेंज करें तो वैसे वैसे उसमें चेंज आता जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें बताता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो लॉ हमें बताता है भी अगर हमारे इक्वल वॉल्यूम के डिफरेंट पार्टिकल्स, जैसे एक कंटेनर में हमारे पास नाइट्रोजन है और दूसरे में हमने और गैस ली है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, अगर उनका टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर नाइट्रोजन में 10 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन में भी 10 होंगे, लेकिन उनका टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें सेम रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब सेम रहना चाहिए। Thus if two ideal gases are contained in two vessels of equal volume and at the same temperature and pressure, each gas will have the same number of molecules, say n. If m1 m2 are the molecular weight and m1 and small m2 are the mass of the two gases. m1 क्या है, हमारा मास है, और k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है k, और m1 हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट है किसी भी गैस का, और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर है मॉलिक्यूल के। m1 और m2 हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, तो डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो m1 अपॉन m2 स्मॉल m1 अपॉन स्मॉल m2 इज इक्वल टू हो गया बड़ा m1 और m2, क्योंकि n के साथ कैंसिल हो गया, k के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो स्मॉल m किसके बराबर है, हमारा रो v, रो है हमारी डेंसिटी, v है हमारी वॉल्यूम। तो डेंसिटी दोनों गैसेस की वेरी हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम तो हम सेम लेकर चल रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन की डेंसिटी अलग है, हाइड्रोजन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग है। तो डेंसिटी हमारे पास 1 और 2 आ गई, रो 1 अपॉन रो 2, वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम हमने कैंसिल कर दी, तो m1 अपॉन m2 आ गया। तो इफ़ v1 एंड v2 आर दी स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर हम v1 और v2 को स्पेसिफिक वॉल्यूम लेकर चलें तो रो इज इक्वल होता है 1 अपॉन v के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम रो की वैल्यू फिलअप करें तो v जो नीचे वाला v ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो v2 अपॉन v1 हमारा हो गया m1 अपॉन m2। तो हमारे पास फार्मूला आ गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 बराबर है mv कांस्टेंट। m क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट, v हो गया उसकी वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। फ्रॉम द अबव वी कैन सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट for all the ideal gas at the same temperature and pressure. This product of mole
and specific volume is known as kilogram molecular volume or molecular volume, which is same for all the gas when the pressure and temperature are same and denoted by V. Therefore molecular volume at NTP मतलब normal temperature pressure may be expressed as V is equal to MRT upon P. तो P हो गया हमारा प्रेशर, M हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट, R हो गया हमारा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास है, और T हो गया हमारा टेम्परेचर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए या कोई भी क्वांटिटी हमने निकालनी है तो हमारे पास दूसरी होनी चाहिए, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो M हमारा मॉलिक्यूलर वेट हम 1 लेकर चलेंगे और R की वैल्यू हमारे पास है, R है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो R की वैल्यू है 8314.3, ये हमारी R की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास वॉल्यूम आ गई 22.41 मीटर की क्यूब अपॉन किलोग्राम। दिस वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विल बी सेम फॉर ऑल आइडियल गैस। तो हमने कोई भी गैस को लेकर चलना है, अगर हम उसको आइडियल मानकर चलेंगे तो ये वैल्यू है वॉल्यूम की सेम रहेंगी। 22.41 मीटर की क्यूब ऑफ H2 एट NTP हैज़ द मास ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज़ 2। Similarly, 22.41 meter cube of oxygen at normal temperature pressure has the mass of 32 kilogram as its molecular weight is 32, and 22.41 meter cube of N2 at the normal temperature pressure 28 kilogram as its molecular weight। तो जो भी हमारा molecular weight हम निकालते हैं, हमारे पास एक चार्ट होता है केमिकल चार्ट, तो उसमें हमारे पास वेट दिया गया, तो वेट वो कहाँ से निकलता है, हमारे इस फॉर्मूले से निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेनॉल्ड्स लॉ। इट स्टेट्स दैट टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को डोनेट किया गया है CV और CP के साथ, ऑफ द गैसेस डोंट चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज नहीं होती, किसके साथ, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। इन अदर वर्ड CP एंड CV ऑफ द गैसेस आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये हर एक सिस्टम में हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, जो हमने हमारे पास R थी, हम यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालेंगे। वो कहाँ से आई, व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी गैस इज मल्टीप्लाई बाय इट्स स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट R देन द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। जब हम अपने मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट R के साथ, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो हमारा हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एज इज डोनेटेड बाय RU। द वैल्यू ऑफ RU इज फॉलो 8314 जाउल अपॉन किलोग्राम मोल अपॉन केल्विन इन SI सिस्टम, और ये हमारा आ गया दूसरा। तो करैक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, तो करैक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट हमारे पास है R, जिसकी हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। द कांस्टेंट R यूज्ड इन द करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर द पार्टिकुलर गैस एंड इज कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट और स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट और सिंपली गैस कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर स्केल used and the properties of the gas under the considerations। तो R की वैल्यू हमारे पास है 287। R की अभी हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, एक तो हमने वहाँ पर की थी 8314.3 और दूसरी आ गई हमारे पास 8314, वो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम RU के साथ डेट करेंगे। एक R है हमारा करैक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट जिसको हम R के साथ, तो R हमारे पास है 287। जब हम करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन को R को स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के साथ, तो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकलेगा वहाँ से। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। When both the Boyle's and the Charles law are combined, we get an equation which is represent the relation between the three properties of the gas: pressure, temperature and volume। तो बेसिक हमारे पास दो लॉ है, एक तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है और चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है। लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो नई वैल्यू निकल कर आएगी हम उसका डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इक्वेशन इज नोन एज करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन।
तो हमने दोनों ग्राफ का यहाँ पर यूज़ किया 1 से लेकर 1 डैश तक, 1 डैश से लेकर 2 तक। तो हमारा वॉल्यूम और प्रेशर दोनों वेरी करेगा। लेट ए गिवन मास ऑफ गैस m ऑफ द प्रोडक्ट गैस एक्सपेंड्स एज शोन इन फिगर 2.3 फ्रॉम इट्स इनिशियल कंडीशन 1 टू द फाइनल कंडीशन 2। 1 से लेकर 2 तक जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 1 डैश अक्कर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 1 से लेकर 1 डैश तक हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब वो हमारे बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। एंड सेकंड पार्ट फ्रॉम 1 डैश टू 2 अक्कर्स एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब वो हमारा चार्लेस लॉ को फॉलो कर रहा है। नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। तो जब हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V1 डैश, क्योंकि P1 डैश इज इक्वल टू है P2 के। तो P1 प्रेशर एट पॉइंट P1, V1 वॉल्यूम एट पॉइंट V1। तो प्रेशर P2 आ गया हमारा और वॉल्यूम हमारे पास आ गया V1 डैश आ गया। फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर P1 डैश और P2 आर अप्लाइंग चार्लेस लॉ, क्योंकि हमारा प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हमारे पास वेरिएशन में क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। V1 डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो V1 डैश की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ गया V2 अपॉन T2 मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया T1। T1 को हम राइट हैंड साइड ले गए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू V1 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में हमारे पास है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V1 डैश। V1 डैश में हमने ये अपनी वैल्यू फिलअप की तो हमारे पास आ गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 इंटू T1 अपॉन T2। तो हमारे पास इक्वेशन बन के निकल आई P1 V1, T1 हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो हमारे पास कांस्टेंट में आ गया PV अपॉन T, आपस में कांस्टेंट में। तो थर्ड इक्वेशन फिर हमारे पास बन गई PV अपॉन T इज इक्वल टू R और PV इज इक्वल टू RT। R हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट या करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन। The equation 3 is called the characteristics gas equation और perfect gas equation। M mass of the given gas। तो इक्वेशन थर्ड बिकम हमारी बन गई, क्योंकि गैस ऐसा तो नहीं हमारे पास उसका जीरो मास है, कुछ मास तो हो गई 1 2 3 4 5 जो भी है, तो उसको हम M के साथ डोनेट करेंगे। न्यूमेरिकल में हम उस M की वैल्यू लेंगे। PV इज इक्वल टू MRT। तो P हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, ए गिवन मास ऑफ गैस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V वॉल्यूम है मीटर की क्यूब में, M मास है ऑफ गैस और R है हमारा करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन, जो वैल्यू हमने कांस्टेंट लेकर चलनी है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास R की, हम एक बार फिर देख लेते हैं। 287 जाउल किलोग्राम केल्विन। तो T हमारा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 PV इज इक्वल टू MRT। तो अगर हमने R की वैल्यू निकालनी है तो PV अपॉन MT, इसको हम रीअरेंज करके अपनी जो भी वैल्यू हमें चाहिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आज का आपका लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स।